हेलो हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई बुक का एनालिसिस कराएंगे, जिसमें से कक्षा 8 की बुक होगी भाग 3 अतीत से वर्तमान। ये भाग 3 की बुक की एनालिसिस करेंगे। अर्थात ये बुक जो है इतिहास की बुक है, जिसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और क्लास ये 8th की बुक है, जिसको हम बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो हम आज से क्या है, अतीत से वर्तमान, अर्थात ये इतिहास की बुक है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, इसकी विषय सूचियों को एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम इसके अध्याय को समाप्त करेंगे। तो ये अध्याय संख्या है, फिर इसके अध्याय का शीर्षक, पृष्ठ नंबर कितने हैं ये देखना है। आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, कब, कहाँ और कैसे। उसके बाद दूसरा अध्याय, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बिहार। अर्थात हम ये बिहार बोर्ड के बुक की एनालिसिस करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। और अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी 4.0 के लिए। ये क्लास 1 से 5 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास में और इस सीरीज में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाना चाहिए। अध्याय 7 में ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। अध्याय 8 में जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। अध्याय 11 कला क्षेत्र में परिवर्तन। अध्याय 12 है राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी 1.5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। अध्याय 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। और अध्याय 14 हमारे इतिहासकार काली किंकर दत्त, जो 1905 से 1983 तक इनका जीवन काल था। आगे हम इसी अध्याय को सबसे पहले हम अध्याय 1 को पढ़ेंगे, कब और कहाँ और कैसे। चलिए शुरू करते हैं आज हम अध्याय 1। तो अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे, ये हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की इतिहास की बुक की एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका नाम है अतीत से वर्तमान। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। चलिए, आज पिछली कक्षाओं में हमने ये जाना कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए कुछ परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना। अब कक्षा 8 में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है उनके बारे में जानेंगे। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है। आप ये भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर के आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। ये हम लोगों की सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारी समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आज प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ी गई बातों के आधार पर चर्चा करें कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। मध्यकाल में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आए 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करेंगे। पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई।
15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे हम पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। खोज यात्राएं, सीमित मान्यताओं की सच्चाई जांचने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इस समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के लोग कुछ ऐसे देशों तक भी पहुंच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। आपने स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिसने इसी समय 1492 में अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा कि जिसने 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अर्थात हमको यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें जानने को ये मिला कि 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस के द्वारा हुआ था और 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई थी। अर्थात पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, अर्थात वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे और स्पेन के रहने वाले कोलंबस थे। ये 2 से 3 पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अर्थात जो कोलंबस हैं ये स्पेन का रहने वाला था और वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था जो 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसके बारे में विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों का इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपतियों और श्रमिकों के 2 नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बुनते या बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की ये प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से या 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे हम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। उपनिवेशवाद एवं समाजवाद, उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। इन
दोनों ही आवश्यकताओं ने यूरोप के देशों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर वे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों में मिलने लगेगा, बल्कि उनके पैर माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएंगे। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। अर्थात साम्राज्यवाद का यही मतलब कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन करके अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेना, चाहे वो सैनिक कार्यवाही करके या किसी अन्य तरीके से उसको अपने प्रदेशों में मिला लेना ही ये साम्राज्यवाद है। उस पर अपनी राजनीतिक या अपनी मनमानी करने लगना साम्राज्यवाद कहलाता है। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई ये प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर केंद्र शासित देश जैसे कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया का अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे यहां बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के भाषण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। यहाँ जो भारू लिखा है ये शुरू लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है इसमें भी पीडीएफ में। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण, अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के किया गया। संघर्ष सफल रहा। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव ये भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचानने जाने की परंपरा शुरू हुई। अत्याचार और शोषण के शिकार हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। आधुनिक काल एवं हमारा देश। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर के अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरुआत में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। इन्हें भी जानो, जैसे कि प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो उसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे हुए थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए हुए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन गए। उन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों एवं राजाओं को हरा करके अपना शासन स्थापित किया। इनके बारे में अध्याय 2 में पढ़ेंगे। आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में
अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए या अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। आगे आप ये भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के मूल्यों, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को औपनिवेश कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जानना है कि उपनिवेश क्या है। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस काल के विभाजन से अलग हट करके कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर भी अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकार ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नज़रिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, मतलब कि 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। तो इतिहासकार कौन? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। कौन? दार्शनिक जेम्स मिल ने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। क्या आप भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीकों से सहमत हैं? कक्षा में चर्चा करें। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उसका कल्याण हो सकता था। अंग्रेजी भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक और तो वे भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के किसी कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते हैं? क्या किसी अवधि में अन्य धर्मों के लोगों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों का एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? चर्चा करें। इतिहास को जानिए। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत साधनों का प्रयोग करते हैं उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं कक्षा 7 में भी अपने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। प्राचीन काल एवं अन्य काल के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों का स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने का प्रयास जरूर करें। स्मरण करें कि प्राचीन काल एवं मध्य काल के स्रोत तो प्रायः एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल में स्रोतों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने प्रकार के स्रोत के अतिरिक्त मध्यकाल में कुछ नए स्रोत भी सामने आए। आगे आप पाएंगे कि आधुनिक काल में स्रोतों की संख्या एवं विविधता में और भी वृद्धि हुई। ऐसा क्यों है? आइए इसे समझने का प्रयास करें।
7वीं कक्षा में आपने पढ़ा था कि 19वीं सदी से पहले सालों में छापा खाने नहीं थे। लिपिक या नकल विनीस हाथ से ही पांडुलियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य छपाई तकनीकी के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों को आप आज भी अभिलेखों या अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं एवं कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं CID रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिले में एक एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। इन्हें आप भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण हैं। आप अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम में जाकर के अपने ज़िले से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करना चाहेंगे, इन जानकारियों की एक सूची बनाइए। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले के पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ, निजी दस्तावेज आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन, समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ इन पुस्तकों को हमें उस समय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है। आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर के इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। इधर हाल ही के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार, स्मृतियों की रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी की शुरुआती तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी के गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जात, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती हैं। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? आखिरी जनगणना में पूछे गए सवालों को अपने शिक्षक की मदद से इकट्ठा करें। इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या थे, उसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों, उपन्यासकारों की रचनाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं जैसे कि गबन, गोदान, कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर देखने को मिलती है। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वो पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी।
ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों और स्थानों और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहली फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय का फ़ोटो उपलब्ध है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फ़ोटो उपलब्ध है। वो पहले और आखिरी मुगल बादशाह थे जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी। आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जाना। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों, CID रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो बहादुर शाह जफर की कैमरे से ली गई तस्वीरें। आप यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द बिहार, ये पहले के पत्र काए हैं। 30,000 मेन असेंबल एट द अदर हिम। अच्छा, ये आप पेपर को देख सकते हैं, ये सारा कटिंग है, स्रोत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिहार दौरा, 30,000 लोग छपरा में एकत्रित हुए थे। यहाँ पर आप यही यहाँ पे दिखाया गया है, मुजफ्फरपुर 30,000 लोग। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गांवों से सभाएं की। प्रायः हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए और अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साह पूर्वक उनका स्वागत। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सारण जिलों में लोगों को अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छपरा से अपनी सभा की शुरुआत किया था और ये छपरा से स्टार्ट किया था। 31 मार्च की रात की बेतिया के लिए रवाना हो गए थे। और बेतिया से इन्होंने ये सारा काम किया था। बिहार में ये भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, कटिंग ही है। तो यहाँ पर बताया गया है, आज कटिंग है, महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला। नो रोक टोक, नो पुलिस, ना रोक टोक ना कोई पुलिस। महात्मा गांधी संदेश, काशी में सत्याग्रह। तो ये है कटिंग, पहले के अखबार थे जिससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाया करती थी। बिहार सत्याग्रह समाचार, ये देख सकते हैं 1930, 11 मई 1930 ये अंक है। सारण ताड़ी इस साल ना बनने वाले। तो ये भी क्या है, पत्रिकाओं के माध्यम से लोग एक दूसरे को शोषित करते थे। स्रोत है प्रिय जन। समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव सम्मिलित है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार जो तत्कालीन बर्मा था, श्रीलंका तत्कालीन सीलोन था, जो 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर के बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना और 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया, जो 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत दर्जा दे दिया गया था। कब? 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया और पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित कर दिया गया। अर्थात इसको हम 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य यहाँ से घोषित कर दिया गया था।
ये बिहार की राजनीतिक मानचित्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मानचित्र में क्या बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रमंडल एवं उसके प्रमुख जिले हैं जो मानचित्र में दिखाया गया है। इसके बाद औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र एवं स्वतंत्र राज्य 1836 ईस्वी। फिर है राजनीतिक मानचित्र, ये भारत का मानचित्र है। फिर आगे है इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से, ध्यान से हमारी बातों को सुने होंगे, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि अब ऐसे वीडियो लगातार आने वाली है। और जल्दी से हम क्लास 10 तक सारी बुकों को कंप्लीट करके हम कुछ नया करेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन और हमारी पढ़ाई कंटिन्यूअस बनी रहे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।